लेक्चर 10 ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को एक एग्जांपल के उससे समझते हैं। हम इसमें एक इक्वेशन के उससे समझते हैं इस लॉ के बारे में। एक इक्वेशन लिखती हूँ मैं, लाइक CaCO3 when reacts, CaCO3 when reacts it forms calcium oxide CaO plus CO2। ठीक है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट की जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम्स ली थी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो इन दोनों की टोटल क्वांटिटी भी 100 ग्राम ही प्रोड्यूस होगी। अब ये कैसे, हमको पता है कि CaCO3 इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये तो हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमने 100 ग्राम ही ली है, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड सपोज करो 46 ग्राम फॉर्म हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 54 ग्राम्स फॉर्म होगा। यानी कि जो मास है उसमें चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही बेसिक आइडिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। This law was given by A. Lavoisier। A. Lavoisier ने ये लॉ दिया है, in 1774। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? दिस लॉ स्टेट्स दैट during any physical or chemical change, the total mass of the product obtained is always equal to the mass of reactants taken in the beginning। दिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हम अगर किसी भी रिएक्टेंट के साथ करेंगे, तो जो टोटल मास ऑब्टेन होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। जो शुरू में मास था वही पूरा रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी मास वही रहेगा, यानी कि मास कांस्टेंट रहेगा। दिस इज़ बेसिकली व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़। इसकी एक और इसकी क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है। इसकी एक और स्टेटमेंट है जो कि कहती है, इट स्टेट्स, इसी लॉ की स्टेटमेंट है दो, और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है सेकंड वाली। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मैटर is neither created nor destroyed। That means the forms can change but the matter always remain the same. However,
it may change from one form to another. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, एक मैंने करके दिखाया आपको। इसके बाद में एक और चीज़ आती है, दैट इज़ कि ये लॉ जो है इसकी वेरिफिकेशन कैसे हुई, हाउ दिस लॉ इज़ वेरीफाइड। तो अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये कैसे वेरीफाई हुआ, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा, वो मैं दूसरे तरह से समझाऊंगी आपको। प्रेजेंट डे पोजीशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आज तक इसकी अभी क्या पोजीशन है। सो दिस लॉ was absolutely correct till 19th century. But in the beginning of 20th century एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम नॉर्मली या जनरली कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन। As per this equation, E equals to mc square, mc and then we have square. Okay. So यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इस इक्वेशन के थ्रू कि मास और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज़ द एनर्जी, m इज़ द मास एंड c इज़ स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी और मास इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जो हमारा लॉ है वो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मैटर इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास इज़ कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बट अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो कांस्टेंट कैसे रहेगा। थोड़ा मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया देन मास तो प्रोडक्ट्स का घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी बढ़ जाएगी और मास घट जाएगा, है ना। सो इसीलिए ये वाला जो लॉ है इसमें यहाँ पे एक हमें पता चला, डिफ़ॉल्ट पता चला। सो दिस लॉ इज़ नॉट बी गुड इन प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी जो है मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या इनका आपस में कन्वर्जन इन्वॉल्व है। बट एक और चीज़ है कि एट नॉर्मल कंडीशंस द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑर्डिनरी रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जब हम, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, जब हमने उसकी डिटेल्स पता की तो ये लॉ सही बैठा कि 56 ग्राम और 44 ग्राम्स मिलके हमारा 100 ग्राम्स ही बना रहे हैं जितना हमने लिया था। सो इसी वजह से हम ये साइंटिस्ट ये सोचते रहे 20th सेंचुरी तक कि ये लॉ का कोई भी वो नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं है, इस लॉ में कोई फ्लॉ नहीं है। बट आइंस्टाइन ने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। बट स्टिल क्योंकि एनर्जी और मास को आपस में कन्वर्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में देखने को नहीं मिलता। देयरफॉर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आए। देयरफॉर आज की तारीख में फॉर ऑर्डिनरी, ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी physical and chemical reactions
physical and chemical reactions द लॉ ऑफ रिएक्शंस कह लो या फिर चेंजेस बोल दो, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस मतलब जो सिंपल है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल प्रोसेसेस जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनमें ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आज भी स्टिल वैलिड, आज भी वो करेक्ट है। सो आज हमने बेसिकली जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, उसकी स्टेटमेंट देखी, उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कराएंगे आपको, और हमने देख लिया कि आज की तारीख में प्रेजेंट डे में ये लॉ कितना सही है या कितना गलत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।